हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं अदिति यादव। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो PNST, एम्स नर्सिंग, पैरामेडिकल और यहाँ तक कि आप सभी को पता है नीट जैसे और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। वो क्या बात है, ध्यान से सुनिए। आंटी, आंटी नाम सुना है आप लोगों ने? आंटी, आंटी क्या रहती है? हमेशा फ्री रहती है। तो जब मैं ऑफलाइन सेंटर में पढ़ा रही थी तो मतलब एक स्टूडेंट आकर पूछता है, वो बोलता है कि एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ किस नियम में लगता है, ये हम भूल जाते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ किस नियम, मतलब कि एंटी मार्कोनिकॉफ में कौन सा रूल लगता है और मार्कोनिकॉफ में कौन सा रूल लगता है। अभी तो मैं फ़िलहाल के लिए आपको बता दूँ। तो मैंने उसे बोला कि देखो आंटी, आंटी क्या रहती है? हमेशा फ्री रहती है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ फ्री रेडिकल नियम से लगता है और मार्कोनिकॉफ कार्बोनियम आयन द्वारा लगता है। तो उम्मीद है आपको एंटी मार्कोनिकॉफ अब पेपर में आ जाएगा कि एंटी मार्कोनिकॉफ किस नियम से लगता है। तो आप लोग पक्का बता दोगे कि एंटी मार्कोनिकॉफ हमेशा फ्री रेडिकल से लगता है। क्यों? क्योंकि एंटी हमेशा फ्री रहती है। अब ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उम्मीद है आप लोग ये क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे। ये देखो 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन पहले हम बना लेते हैं। 1 2 3 4 एंड ये 5। ये हमारा हो गया यहाँ पे ब्रोमीन। जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा उसे हमने बोला अल्फ़ा और इसे हमने बोला बीटा। तो इसमें क्या होता है? बीटा विलोपन होता है, यानी कि इसमें क्या हो गया, ये बन गया पेंट-टू-इन बन गया। 1 2 3 4 और ये 5 पेंट-टू-इन बन गया, यानी बीटा विलोपन हो गया। अब ये तो कहीं से भी हो सकता है, लेकिन इसमें बीटा विलोपन हुआ है। सैडजेफ के नियम में ऐसा होता है, सैडजेफ के नियम में ऐसा होता है। सैडजेफ के नियम बीटा विलोपन से होता है और इसमें डबल बॉन्ड उस जगह लगता है जिस जगह ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। मान लो इस डबल बॉन्ड को देखो, इस डबल बॉन्ड को इधर देखो, इधर मतलब कि कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेंगे इस कार्बन की तरफ, राइट, और 3 हाइड्रोजन इस कार्बन की तरफ जुड़ेंगे। तो टोटल अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 यहाँ के और 2 यहाँ के, 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए। और 1 2 3 4 5, अगर मान लो यहाँ डबल बॉन्ड लगाते तो इसे देखते और इसे हम लोग मानते तो यहाँ पे केवल 2 ही हाइड्रोजन होते, तो इसमें 2 हाइड्रोजन हो रहे हैं, यानी कि ये स्ट्रक्चर नहीं बनता है। सैडजेफ नियम में सबसे ज़्यादा स्टेबल वो होता है जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन बनते हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया, ध्यान से सुनो, एक और बार बताती हूँ। सैडजेफ के नियम में सबसे पहले क्या होता है? बीटा विलोपन होता है सैडजेफ के नियम में, राइट। इसमें लग जाता है मतलब कि 1 2 3 4 5। यहाँ पे ब्रोमीन दिया होगा। अब आपसे पूछा होगा मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, मतलब कि डबल बॉन्ड किस तरफ, मतलब कि मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा, ये ब्रोमीन हट जाएगा। यहीं पे डबल बॉन्ड क्यों लगा? क्योंकि इधर ज़्यादा अल्फ़ा एच है, जहाँ अल्फ़ा एच ज़्यादा होते हैं वहीं स्टेबिलिटी होती है। अब मान लो कोई मुझसे कहता कि हमने इधर डबल बॉन्ड लगा दी, इधर तो इधर लगा दिया, इधर सिर्फ 2 अल्फ़ा एच है, राइट, इधर सिर्फ 2 अल्फ़ा एच है क्योंकि इधर तो बाकी कोई कार्बन बचा ही नहीं। लेकिन अगर हमने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया तो इसको हमने माना बीच वाला, तो इस यहाँ पे 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन और यहाँ पे 3, तो टोटल 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा। इसलिए ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल बनेगा। ये आपके PYQ में, पैरामेडिकल की PYQ में भी आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसका आंसर फर्स्ट होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आप लोग पहले खुद सॉल्व करिए, फिर इसकी मैं एक आपको जोरदार ट्रिक बताऊंगी। तो उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा और उम्मीद है कि आप लोग, गर्मी बहुत हो रही है तो पानी की बोतल साथ में लेकर बैठे होंगे और पी भी रहे होंगे। तो तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, हम पानी पीते हैं। तो देखो एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? कैसीटोन, एसीटोन, कैसीटोन बताओ? एसीटोन CH3
C डबल बॉन्ड CH3, ये होता है हमारा एसीटोन, ये होता है हमारा एसीटोन। इसमें बोला है, इसमें हम लोगों ने ये मतलब कि ये तो आप लोग समझ गए Mg ड्राई ईथर ले रहे हैं, तो जरूर इसमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का यूज़ हो रहा है, राइट। तो इसे हम लोग एक बार यहाँ करके देख लेते हैं एसीटोन को, राइट। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में क्या होता है, CH3 COCH3। इसमें क्या होता है, हमको ये दिया रहता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और साथ में पानी दिया रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सुनना ध्यान से, कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पे देखो RMgX, इसे हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं, राइट। यहाँ पर R की जगह पे क्या है, यहाँ पर इथाइल है, C2H5 है, C2H5 है, यानी 2 कार्बन है R की जगह पर, राइट। तो मैं क्या करूँगी, ये जो कार्बन दिख रहा है ना, जो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है, उस वाले कार्बन पे हम लोग R रख देंगे। R का मतलब यहाँ पे क्या दिया, इथाइल दिया हुआ है, यानी 2 कार्बन, राइट। 1 2 रख दिया। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पे 5 हो रही है, तो यानी डबल बॉन्ड की वैलेंसी को हम लोग एक सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे कुछ नहीं H जोड़ देंगे। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं, जब हमको RMgX दिया हो और पानी के साथ रिएक्शन करनी हो, तो जिस कार्बन से डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ था, उसी कार्बन से हमने R जोड़ दिया और जो O जुड़ा था उसमें हमने H जोड़ दिया, O को H देकर अल्कोहल बना दिया, राइट। अब हम लोग गिनती कहाँ से स्टार्ट करें बताओ, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ग्रीन कलर। तो हम लोग गिनती कहाँ से स्टार्ट करें, अब मैं बोलती हूँ कि मैंने गिनती यहाँ से स्टार्ट की, 1 2 3 4। तो यहाँ से गिन रहे हैं, तो यहाँ से जो OH है ना 3 पर आ रहा है, राइट। तो बताओ ये सही है गलत है, ये गिनती बिल्कुल गलत है, इसे हमें यहाँ से गिनना चाहिए 1 2, क्योंकि यहाँ पे जो OH है फंक्शनल ग्रुप है, वो फंक्शनल ग्रुप यानी हमारे मेहमान 2 पर आ रहे हैं, तो मेहमान खुश हो गए, यानी कि 3 और 4। तो बताओ क्या स्ट्रक्चर बना, 1 2 3 4, यानी कि 2 मिथाइल कहाँ है, 2 मिथाइल यहाँ है, 2 मिथाइल यहाँ है, 2 मिथाइल 1 2 3 4 कार्बन, तो ब्यूटेन होगा ना कि प्रोपेन, राइट। तो ब्यूटेन 2 ऑल, सही आंसर ये चला जाएगा, राइट। अब इसी पर बेस्ड मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ। मान लो मेरे पास ये है, ये रहा, इस क्वेश्चन को करके बताओ, ये आपको पूरा ये अभिकर्मक दिया हुआ है, तो क्या आप इस क्वेश्चन को करके बता पाएंगे। इसमें कुछ नहीं, हमको ये 2 कार्बन दिए हैं, तो हम 2 कार्बन यहाँ रख देंगे, यानी कि ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की R को जिस कार्बन से जोड़ते हैं जिसमें डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, राइट। और इस डबल बॉन्ड O को हम लोग क्या करते हैं, इस डबल बॉन्ड O को हम लोग सिंगल बॉन्ड बना देते हैं और OH जोड़ देते हैं, फिर हम लोग IUPAC नाम करते हैं, राइट। तो मैंने एक क्वेश्चन आपको देके भी बता दिया, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब बच्चे बोलेंगे मैम आप कितना धीरे करवाती हो, कितने स्लो। तो देखो मैंने अभी कितने क्वेश्चन कराए हैं, मान लो मैंने अभी 2 ही 3 क्वेश्चन कराए हैं, पर मैं कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ उस पर बेस्ड कि ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे गलत नहीं होगा। अभी मैंने 2-3 क्वेश्चन समझाए, लेकिन उसको एक्सप्लेन किया और उसी के बेस पर दूसरा क्वेश्चन भी बताया, तो 2-3 से ये 4-5 हो गए होंगे, राइट। देखो नोबल गैसें, इसे इंग्लिश में बोलते हैं उत्कृष्ट गैसों को नोबल गैसें, इसे इंग्लिश में देखना होगा, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इसे बोलते हैं उत्कृष्ट गैस को हम लोग बोलते हैं नोबल गैस। तो इसमें हमको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, तो पहले आप लोग करिए, उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा। हम लोग जानते हैं उत्कृष्ट गैस में क्या होता है, उत्कृष्ट गैस में इनकी जो ये ना अल्प विलेय होते हैं, जल में अल्प विलेय होते हैं पहली बात, और इनके जो MPVP होते हैं यानी कि गलनांक क्वथनांक होते हैं वे बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, राइट। आप लोग समझ जाएंगे, MPVP बहुत ही कम होते हैं, गलनांक क्वथनांक बहुत ही कम होते हैं। क्यों कम होते हैं, क्योंकि इनके बीच दुर्बल परिक्षेपण बल होता है, राइट, इसलिए। और यहाँ तक कि जो हीलियम है ना, हीलियम उसका तो गलनांक है ना बहुत ही कम होता है, यानी कि इसका माइनस नहीं 4.2 केल्विन तक होता है इसका क्वथनांक। मैं क्वथनांक की बात करी, सॉरी मैंने गलनांक बोला होगा।
हीलियम का क्वथनांक तो सबसे कम, मतलब कि नोबल गैसों में सबसे कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि हीलियम का यूज़ हम लोग क्रायो सर्जरी में भी करते हैं। पूछा जाएगा क्रायो सर्जरी में हीलियम का यूज़ करते हैं क्योंकि इसका क्वथनांक कम होता है, राइट। और हीलियम को हम लोग जानते हैं गोताखोर जो होते हैं वो हीलियम का यूज़ करते हैं। और गुब्बारों में भी जो गुब्बारे भरे जाते हैं हीलियम का यूज़ करते हैं ताकि वो गुब्बारे हवा में उड़ जाती हैं, हल्की होती हैं इसलिए, राइट। तो इस क्वेश्चन को उम्मीद है आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो क्या आप लोग बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर? ये क्वेश्चन का आंसर तो तब तक आप लोग बताइए, तब तक मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछती हूँ। ग्रीन हाउस, ये भी एक क्वेश्चन ही है, ये भी क्वेश्चन ही है कि ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, ग्रीन हाउस में हम लोग कौन सी ऐसी नोबल गैस है जिसका यूज़ हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव में करते हैं? बताओ कौन सी ऐसी नोबल गैस है जिसका यूज़ हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव में करते हैं? तो बताओ इसका आंसर होगा नियॉन। और इसी नियॉन का यूज़ हम लोग बॉटनिकल गार्डन यानी वनस्पति उद्यान में भी करते हैं और ग्रीन हाउस प्रभाव में भी हम लोग नियॉन का यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग ने पूछा। तो नोबल गैस के लिए असत्य तो देखो जल में अल्प विलेय है, सही है। इनके उत्कृष्ट गैसों के MPBP बहुत उच्च बिल्कुल भी नहीं, बहुत कम होते हैं, राइट। और उत्कृष्ट गैसों में दुर्बल परिक्षेपण बल होता है और उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बहुत उच्च यानी धनात्मक होता है। अब मैं आपसे पूछूं कि मतलब कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान ऋणात्मक किसका होता है? तो जाहिर सी बात है हेलोजन फैमिली में कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पहले आप लोग देख लीजिए। तो देखो इसमें डाईमिथाइल एमीन दिया है और एसिटिक अम्ल दिया है। एसिटिक अम्ल को क्या बोलते हैं? वीक एसिड यानी कि दुर्बल अम्ल। डाईमिथाइल एमीन ये क्या है हमारा? बताओ। वीक बेस है यानी कि ये वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बना है। तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं 7 + 1/2 pKa - pKb, ये हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। अब हम लोगों को देखो pKa की वैल्यू दी है 4.77 और pKb की वैल्यू दी है 3.27, राइट। तो इसे हम लोग पहले माइनस कर लेते हैं। pKa की वैल्यू कितनी दी है? 4.77, राइट। 4.77 दी है। और pKb की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारी? pKb की वैल्यू दी है 3.27। इसको हम लोगों ने माइनस कर लिया, 0 आ गया, 7 में से 2 गया, 5 बचा और 1.50 आ गया हमारा आंसर। तो हम लोगों ने लिखा 7 + 1.50/2। ये 2 0 हमने यहाँ पे तो नीचे ये आ गया, राइट। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किया, फिर इसको हम लोगों ने क्या कर दिया? इसको हम लोगों ने भाग दे दिया। 2000 का भाग हम लोग दे देंगे। ये हम लोग क्या कर रहे थे? 2000 का भाग दे देंगे हम लोग। किससे देंगे? 150 से। तो 1 0 लगा दिया यहाँ पे, तो ये आ गया हमारा। तो ये टोटल 0.7 आता है और साथ में वो 7 + 7.75 था। 7 पॉइंट नहीं था, ये देखो ये आया ना हमारा 0.75। तो इसको हम लोग जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7.75। उम्मीद है जब वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बना है तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे? याद करो, 7 + ½ pKa पहले आएगा। ए पहले आता है और बी बाद में आता है, राइट। तो ये फॉर्मूला आप लोग लगाएंगे, फॉर्मूला बेस्ड था। ये देखो नॉट इन सिलेबस, तुरंत काटो इसे। ये वाला क्वेश्चन, ये जो है ये हैलोजन परिवार है हमारे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब हम लोग ये फ्लोरीन जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणी है
और इसके जो नेगेटिव है तो इसके नाभिक से बहुत आकर्षण है, यानी कि इसकी बॉन्ड लंबाई जो है वो मतलब कि बंध प्रबलता जो है बहुत ज़्यादा है, राइट। तो इसकी बंध प्रबलता बहुत ज़्यादा है। और जब आप लोग जानते हैं तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये बोला है कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं, यानी कि फ्लोरीन से आयोडीन तक जाने पर अम्लीय प्रबलता बढ़ रही है क्या? जी बिल्कुल, अम्लीय प्रबलता बढ़ती है। इसे रट लीजिए, कुछ भी करिए, याद होना चाहिए। और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं फ्लोरीन आकार बढ़ता जाता है। जी, यहाँ पे फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा है और वहीं आयोडीन का आकार बहुत बड़ा है, तो आकार बढ़ता है। वैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बंध प्रबलता घटती है। जी, हमने बोला यहाँ पे फ्लोरीन की नाभिक से आकर्षण बहुत ज़्यादा है तो बंध प्रबलता ज़्यादा है। यहाँ पे देखो नाभिक से आकर्षण कम है तो बंध प्रबलता कम होती है। किसमें? आयोडीन में, आयोडीन तक जाते जाते। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बताओ? दोनों सही हैं और गलत है। एक सही गलत है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडीटीए बताओ, हेक्साडेंटेड है या बाईडेंटेड है या मोनोडेंटेड है? तो आप लोग बताएंगे इसका फुल फॉर्म। इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन, ये जो होता है इथिलीन, ये हेक्साडेंटेड होता है। इथिलीन ईडीटीए जो होता है हेक्साडेंटेड होता है। इसमें क्या होता है? 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, राइट, ईडीटीए में। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि ईडीटीए, अच्छा ये ईएन क्या है? ईएन इथिलीन डाइएमीन, ये भी क्या है? हेक्साडेंटेड है क्या? नहीं, ये हमारा है बाईडेंटेड लिगेंड। ये हमारा कैसा है? बाईडेंटेड लिगेंड, राइट, ये हमारा बाईडेंटेड है। तो आप लोग देख लीजिएगा, ईएन हमारा बाईडेंटेड लिगेंड है और ईडीटीए इथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट आयन, देखना ये टेट्राएसीटेट आयन है, तभी ये हमारा, यानी कि यहाँ पे -4 लगा होगा, तभी हमारा हेक्साडेंटेड है, यानी कि षष्ठ दंतुक है। लेकिन यहाँ पे हमारा लिखा होगा, क्या पता ऐसा ही एक लिखा होगा, इथिलीन डाइएमीन पेंटाएसीटेट आयन, मतलब कि -5 हो गया, तो ये हमारा होगा पंचदंतुक। ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे 5 है तो पंचदंतुक होगा, लेकिन यहाँ पे -4 है, -4, तो हमारा षष्ठ दंतुक होगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। और आप लोग ध्यान रखिएगा, ईएन जो होता है इथिलीन डाइएमीन, ये बाईडेंटेड लिगेंड, राइट। और ये भी ध्यान रखिएगा, CnCO यानी कि साइनाइड और कार्बोनिल एक प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड। इसको खाते ही आदमी क्या हो जाते हैं? फिनिश। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। समझ में आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिए। ये क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, मैंने इसे काट दिया है। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन है नहीं, पर इसे समझ लो क्योंकि इम्पोर्टेंट है। बेरिलियम क्लोराइड यानी कि BeCl2, ये जब ठोस अवस्था में होता है तो ये क्या बनाते हैं बताओ? ठोस अवस्था में होता है तो ये हमारा बनाता है, इस क्वेश्चन को भी हटा देते हैं, छोड़ो। ये देखो, कौन सी विधि का उपयोग अत्यधिक शुद्ध धातु को प्राप्त करने के लिए कमरे के ताप पर जो द्रव है, तो ये आसवन विधि का यूज़ कहता है। इसे भी आप लोग याद कर लो, ये हाइड्रोजन चैप्टर में से था जो अब डिलीट हो गया। तो जो इम्पोर्टेंट नहीं है मैं आपको वो नहीं समझा रही हूँ। मध्यवयता, मध्यवयता में क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होना, यानी क्रियात्मक समूह होना। OH यानी कि अमाइन वगैरह या ईथर वगैरह कुछ होना चाहिए, तभी वो मध्यवयता शो करेगा। तो देखो, इसके पास तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ये नहीं शो करेगा। अब इन तीनों में देखते हैं मध्यवयता में हम लोग क्या करते हैं। मध्यवयता की हमारे पास शर्त क्या है? जो भी हमारा मान लो यहाँ पे ईथर है, तो ईथर के दोनों साइड जो कार्बन के नंबर है ना, वो डिफरेंट होने चाहिए। यानी कि ये देखो, हमारे पास C4H10O है, मान लो यहाँ पे 4 कार्बन है, 1 2, ये हमारे पास C4H10O है। यहाँ पर भी 2 कार्बन है, यहाँ पर भी 2 कार्बन है। अब हमें इसका क्या बनाना है? मध्यवयता बनाना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे कैसे कर सकते हैं? और यहाँ पर 3 कार्बन बना सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर 1 कार्बन, यहाँ पर 3 कार्बन, यानी कि यहाँ पर अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो जा रहा है।
तो ये मध्यावयता शो करेगा। लेकिन वही हम C3 की बात करें, ये वाले की बात करें, तो देखो यहाँ पे अगर हम इसको मध्यवेता बनाना चाहें तो देखो कैसे बनाएंगे। यहाँ पे ऐसे कर देंगे और यहाँ पे भी ऐसे कर देंगे। देखो यहाँ पर भी 2 कार्बन थे, यहाँ पर भी 2 कार्बन है, तो ये मध्यवेता शो नहीं करते हैं, राइट। तो इसका सही आंसर चला जाएगा डी ऑप्शन। ये 79 हमारे सिलेबस में नहीं है, काट दे रहे हैं। ये भी नहीं है, ये वाला है हमारे सिलेबस में। पहले आप लोग इसे पॉज करिए, खुद सॉल्व करिए। हमको म्यू दिया है यानी आवृत्ति दी है हमको, और हमको दिया है सी की वैल्यू, राइट। ये सी की वैल्यू दी, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे सी बराबर म्यू लैम्डा। हमको लैम्डा पूछा है यानी कि तरंग दैर्घ्य पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सी बाय म्यू बराबर लैम्डा सॉल्व करेंगे। सी बाय म्यू बराबर लैम्डा, सी की वैल्यू कितनी है हम लोग बताएंगे, 3 × 10⁸, राइट। और म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1368 किलो की वैल्यू यानी कि 10⁻3। अब इसे आप सॉल्व करिए, लैम्डा की वैल्यू आप खुद रखिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। और कोई भी स्टडी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। धातु विस्थापन अभिक्रिया का सही विकल्प चुनिए। तो ये जो ऑक्सीजन है यानी कि जो ऑक्सीजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली यानी 16वें वर्ग का समूह होता है, यानी कि ऊ स से टी को, तो उसमें जो भी पहले वाले तत्व होते हैं वो होते हैं हमारे अधातु। तो देखो ये KClO3 और ये जो देखो KCl बना है, यहाँ पे भी KCl बना है, यहाँ पे ऑक्सीजन निकल गया, तो यहाँ पे अधातु निकली है, तो यहाँ पे अधातु का विस्थापन हुआ, तो ये नहीं होगा आंसर, राइट। और ये धातु विस्थापन के लिए हमारे पास एक सीरीज़ होती है जो मैं आपको बता देती हूँ। देखो सीरीज़ क्या है, ली यानी कि लिथियम, ली के का ना मांगे ऑल जन कर फिर खुद नहीं। मैं पूरा बोल देती हूँ, ली के का नाम मांगे और जन कर फिर खुद नहीं, यानी कि खुद यानी CD है यहाँ पे, खुद नहीं सुन है कुआं ईला आज पारा ब्रेड कल। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पारा ब्रेड कल, यानी कि है तो ये बहुत लंबा, पारा ब्रेड कल सोना फिर कभी, सोना फिर कभी, यहाँ पे फिर कभी हमारा फ्लोरीन, यानी कि जो इधर वाले हैं ना, यहाँ पे हम नीचे से ऊपर गए, रुक जाओ, ये हम लोगों की पूरी लंबी लाइन थी, यानी कि यहाँ से लेके हम लोग नीचे गए और यहाँ तक सबसे लास्ट में आ गया हमारा फ्लोरीन आ जाता है, राइट। तो इधर वाले हैं ना, इनकी ई की वैल्यू जो होती है ना नेगेटिव होती है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होती है, यानी कि इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है कि लिथियम को हम लोग प्रबल अपचायक बोलने लगते हैं और यहीं फ्लोरीन को हम लोग प्रबल ऑक्सीकारक बोलने लगते हैं। यह आप लोगों को इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, राइट। तो हमें पूछा है कि जिसकी वैल्यू E0 की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होती है वो अधिक सक्रिय धातु है। इतना तो आपको याद होगा, जो अधिक यहाँ देखो लिथियम की ज़्यादा नेगेटिव, फिर इसकी ज़्यादा नेगेटिव। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ एल्यूमिनियम और क्रोमियम में से किसकी ई सेल की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है। देखो हम लोग यहाँ से बढ़ रहे हैं, फिर यहाँ गए, यानी कि एल्यूमिनियम की ज़्यादा नेगेटिव है, फिर जिंक की, फिर उसके बाद क्रोमियम की, यानी कि जिंक, क्रोमियम और एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा नेगेटिव किसकी है, एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम ज़्यादा सक्रिय है क्रोमियम से। तो अब हम लोग देखते हैं, ये आप लोगों ने समझ लिया, ये विद्युत रासायनिक श्रेणी की ट्रिक थी, तो उसी से होगा धातु विस्थापन का क्रम। तो देखो जो सक्रिय धातु है यानी कि जिसकी ई सेल की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है वो सक्रिय है, यानी कि देखो क्रोमियम क्या थी, हम लोगों ने बोला था कि ली के काना मांगे ऑल जन कर फिर कूद नहीं सुन है कुआं
कल फिर खुद नहीं सुन। देखो एक बार हम लोग देख लेते हैं, ली के काना मांगे ऑल जन कर, यानी कि एल्यूमिनियम की ई सेल की वैल्यू ज़्यादा निगेटिव है, यानी एल्यूमिनियम अधिक सक्रिय धातु है, एल्यूमिनियम अधिक सक्रिय धातु है, यानी कि ये इससे ऑक्सीजन वगैरह सब छीन के ये रिएक्शन कर लेगी और ये बना लेगी। तो ये हमारा सही विकल्प है, राइट। और वैसे ही आप बाकियों को भी देख सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कीजिए। थैंक यू।